नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। साल 2018 में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की शुरुआत राहुल गांधी ने जबलपुर की पश्चिम विधानसभा से की थी। शहर के ग्वारी घाट में उन्होंने पूजा पाठ किया था, एक रैली निकाली थी। इसका सकारात्मक नजरिया यही था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। अब कांग्रेस ने दोबारा से इसी परंपरा को दोहराया है, जहां पश्चिम विधानसभा में नर्मदा पूजन के साथ प्रियंका गांधी ने 2023 विधानसभा चुनाव का आगाज किया। इस सीट पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। मुकाबले के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज जबलपुर विधानसभा पश्चिम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है और इस आगमन में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में हम आपको बता दें, भौगोलिक स्थिति यहाँ पर क्या है। भौगोलिक नजरिए से अगर जो देखें तो भौगोलिक नजरिए से यह बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ मदन महल की पहाड़ियां हैं। यहाँ गैर कानूनी तरीके से लोग घर बनाकर रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है, बहुत सारे लोगों को यहाँ से विस्थापित किया गया है। यहाँ रहने वाले लोगों को पानी और सड़क की सुविधा नहीं दी जाती। इस इलाके में सबसे पिछड़े हुए मतदाता के रूप में पहचान है और गढ़ा और मदन महल की पहाड़ियों में वास लोगों की बस्तियां भी हैं। सड़कें नहीं हैं, गरीबी है। ये है यहाँ की स्थितियां। अब आपको हम बताएंगे गढ़ा क्षेत्र यानी कि नर्मदा नदी के किनारे जो बसा क्षेत्र है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। नर्मदा नदी का जो क्षेत्र है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी बसाहट नर्मदा नदी का किनारा है। यह आप नर्मदा नदी का किनारा देख सकते हैं। ग्वारी घाट, भटोली, तिलवारा घाट जैसे घाट यहाँ शामिल हैं। पुराने ढंग के गांव की संरचना हमें देखने को मिलती है। लोगों के पास रोजगार नहीं है और लोग नशा अपराध में फंसे हुए हैं। ये जो नर्मदा नदी के किनारे की बात है, हम इसकी बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा मतदाता जबलपुर में गढ़ा क्षेत्र में रहता है। यहाँ के लोग गोंडवाना काल से बसे हुए हैं। कुछ परंपरागत रोजगार ही है। कई जातियों के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन किसी जाति का बाहुल्य नहीं है। यहाँ जो जातियां बसी हैं, कई जात के लोग यहाँ पर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन किसी जात का बाहुल्य नहीं है। इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर जो जातियां बसी हैं उनके बारे में आपको बता दें कि कौन कौन सी जातियां हैं। यहाँ पर ब्राह्मण, बर्मन, कुम्हार, कुशवाहा और यादव जातियां यहाँ पर हैं। और पंजाब से आए लोगों की यहाँ पर बड़ी बस्तियां हैं। पंजाब से जो आए लोग हैं, यहाँ पर बड़ी बस्तियां हैं। इनके अपने मोहल्ले हैं, इनके अपने बाजार हैं। गोरखपुर का बाजार इन्हीं के नाम से जाना जाता है। पंजाबी संस्कृति की झलक मिलती है। और आपको बताएं, इनकी तादाद भी पश्चिम विधानसभा में बहुत अधिक है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। अब अगर जो विकास की बात करें तो विकास की बात करते हैं। विकास की झलक कहां आ रही है? जबलपुर के कुछ अच्छी कॉलोनियां हैं। जबलपुर में ये नया गांव का इलाका है। इसी विधानसभा में एक नया गांव है। नया गांव जिसका विजुअल आप देख रहे हैं। ज्यादातर रईस और ताकतवर लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ चौड़ी सड़कें हैं, गार्डन है, पीने के पानी की व्यवस्था है, कॉलोनियों में चौकीदार है। विकास का चरम नया गांव में देखने को मिलता है। इन सब का खर्चा नया गांव समिति उठाती है। ये यहाँ की विशेषता है। यहाँ की विशेषता के बारे में हम बता रहे हैं, नया गांव की विशेषता के बारे में। अब हम आपको बता रहे हैं 2023 जो विधानसभा चुनाव है, वहां खिलाड़ी जो हैं उनकी क्या है स्थिति। विधानसभा चुनाव 2023 की स्थिति के बारे में अब हम आपको बताएंगे। कांग्रेस और बीजेपी के साथ यहां सीधा मुकाबला है। जो जबलपुर पश्चिम है, कांग्रेस की तरफ से प्रमुख दावेदार पूर्व मंत्री तरुण भनोट हैं। 2013-2018 में विधानसभा चुनाव ये जीते थे। तरुण भनोट दोनों बार बीजेपी के उम्मीदवार हरेंद्र सिंह को हराया था। और बीजेपी से उम्मीदवार हैं राकेश सिंह। ये उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। दूसरी लिस्ट में इनका नाम आया था। अब आपको चुनावी समीकरण के बारे में भी बता दें। आपको बता दें, भनोट के सामने एंटी इनकम्बेंसी होगी, क्योंकि यहाँ पे से वो विधायक है। बीजेपी को अब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये गढ़ है यहाँ का। कई दावेदारों में एक को टिकट मिला है। और एक चीज और, हरेंद्र
जीत सिंह बब्बू, हरनजीत सिंह बब्बू को टिकट नहीं मिला है। ये निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी के लिए यह सबसे बड़ा सिरदर्द है। इस सिरदर्द से वो कैसे निजात पाएगी बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। तो ये हैं यहाँ पर ये स्थितियां थी जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट की। जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है और अब हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे। यहाँ पर एक बार और आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं और आज इस पश्चिम विधानसभा सीट पर वो क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं इसके बारे में। और इस विधानसभा सीट पर साथ ही साथ जबलपुर में जो 8 विधानसभा सीट है, जो जबलपुर में 8 विधानसभा सीट है, इन पर 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, माफ कीजिएगा बीजेपी का कब्जा है और शेष 5 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। तो आज क्या मंत्र देने वाले हैं, क्या होने वाला है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाहिद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, जबलपुर में आने वाले हैं और अगर जो बात करें विधानसभा की तो जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट में इनका आगमन है, यहां पर रैली को संबोधित करेंगे। तो सबसे पहले आप पश्चिम विधानसभा सीट के बारे में आप बताएं कि यहां पर स्थितियां क्या हैं। लेकिन एक इलाका जो है, एक इलाका जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की है, ग्राफिक्स के माध्यम से हम पीसीआर से चाहेंगे कि मध्य में अगर उस ग्राफिक्स को चला सकें तो जरूर चलाएं। पश्चिम विधानसभा भौगोलिक बातें हैं। पश्चिम विधानसभा भौगोलिक नजरिए से जो खूबसूरत जगह है, ये नहीं, ये तो नर्मदा नदी का गढ़ा क्षेत्र आप दिखा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि भौगोलिक नजरिए से पश्चिम विधानसभा की भौगोलिक बातें, ये ग्राफिक्स अगर जो हमारे बीच में चलाते रहें तो हम अच्छी तरह से क्वेश्चन कर पाएंगे और अच्छी तरह से ये जवाब भी दे पाएंगे। हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जाहिद हुसैन, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो मदन महल की पहाड़ियां हैं, जो ये इलाका है, ये बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है, यहाँ गरीबी है। अब आप ये बताइए कि ये गरीबी क्यों है? देवेंद्र जी, सबसे पहले बताना चाहेंगे, अगर हम बात करें मदन महल क्षेत्र का जो पहाड़ी क्षेत्र है, एक तरफ मदन महल का जो पहाड़ी है, वहां पे एक धार्मिक स्थल भी है। देश के अंदर जहां भी धार्मिक स्थल होते हैं, स्वाभाविक है वहां कुछ ऐसे वर्ग के लोग बस जाते हैं जिनका पूरा भरण पोषण वो धार्मिक स्थल के माध्यम से होता है। क्योंकि हम झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं, वो अस्थायी उनका रहता है और वो धीमे धीमे तरह करके वोटर बैंक के रूप में स्थापित हो जाते हैं। यही राजनेता लोग उनको संरक्षण देते हैं, उनका आधार कार्ड बन जाता है, उनका वोटर बैंक के लिए वोटर आईडी बन जाती है, वो स्थायी होने लगते हैं। इस तरह का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो बसाहट होती है, जो गरीबी कह सकते हैं, जिसको झुग्गी झोपड़ी कह सकते हैं, वो एक कहीं ना कहीं वोट बैंक के माध्यम से उनको एक संरक्षण प्राप्त हो जाता है। अगर हम बात करें इसके थोड़ा आगे चले, पिसनहरी की मड़िया गढ़ा में पड़ता है, वहां भी लमसम यही हाल है। पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र है, चूंकि एक झुग्गी झोपड़ी बस्ती है, पहाड़ के आड़ में बसा हुआ एक बड़ी बस्ती है, जहाँ रोजमर्रा के काम करने वाले लोग, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, भिक्षुक तरह के जीवन यापन करने लोग वहाँ अपनी जीवन यापन करते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं बस गए हैं और उन सभी का राशन कार्ड बना होता है, वोटर आईडी बना होता है। तो ये सारे लोग, इस तरह के तमाम वर्ग जो होते हैं, और आगे चले हम अगर तलवारा घाट कर ले, ग्वारी घाट कर ले, वहां भी यही हाल है। इस तरह का एक वर्ग जो बड़ा वर्ग होता है, बड़ी समस्या यहाँ पर ये है समस्या। जी जाहिद, हम जानना ये चाहते हैं कि आखिर जो भी यहाँ पर चुनाव होते हैं, यहाँ से भी वोट डाले जाते होंगे, यहाँ के जो लोग हैं अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो ये वोट डालने तो जाते होंगे, वोट डाल करके आते हैं और सरकार बनाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर गरीबी क्यों है? विधानसभा देश का हमारा एक व्यवस्था ऐसी है कि हम वोट की बात करते हैं, वोट की राजनीति की बात करते हैं। वोट देने वाला महत्वपूर्ण तब तक है जब तक हमें वोट नहीं मिल जाता। उस वोट के बदले में वो क्या लेता है, क्योंकि सीधा सीधा है, लोभ की बात अगर आती है, वोट के लिए उसको कहीं ना कहीं नोट भी लगता है या पारितोषिक उसे मिलता है, कोई गिफ्ट दिया जाता है, किस तरह के प्रलोभन लालच दिया जाता है, उसके बाद वो सब भूल जाते हैं, फिर वो अपनी जिंदगी उसी तरह से गुजार बसर करता है जैसे वो कर रहा होता है। ये एक दिन की बात नहीं है। अगर हम बात करें 20 वर्ष से सरकार अगर शिवराज सिंह चौहान की है, उससे पहले कांग्रेस सरकार भी रही है, तो ये वोट बैंक तो हमेशा कन्वर्ट होते रहते हैं। ये नेता और राजनेता हमेशा इनका इस्तेमाल करते हैं, अभी इनका विकास कर देंगे, वो एक वोट बैंक उनका छूता हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा तबका
इस तरह की चीजों से कहीं ना कहीं संघर्ष करता हुआ नजर आएगा। अगर हम बात करें पश्चिमी विधानसभा की, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची जो जारी किया है उसमें एक कद्दावर नेता जो 4 बार के जी हम आपको रोकना चाहेंगे। राकेश सिंह की आप बात कर रहे हैं कि दूसरी लिस्ट में इनका नाम आया था, तो हम इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक चरणबद्ध तरीके से अगर जो चर्चा हो तो अच्छा लगेगा। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि यहाँ पर कुछ अवैध बस्तियां थीं। अगर जो बात करें मदन महल पहाड़ी की, तो अवैध बस्तियों की जो अवैध बस्तियां हैं इसको हटाने की और यहाँ के लोगों को विस्थापित करने की भी एक प्रक्रिया चली है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये पूरी तरह से विस्थापन क्यों नहीं हुआ? अगर अवैध बस्तियां हैं तो पूरी अवैध बस्तियां क्यों नहीं हटाई गई, और इसमें राजनीतिक कारण क्या है? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप ये भी लगे हाथों बता दीजिएगा कि यहाँ पर जो वोटर्स हैं किसे ज्यादा लाइक करते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? देवेंद्र जी, अगर आप बात करें अतिकमण की, मदन महल क्षेत्र का जो पहाड़ी लगा हुआ है जो सीधा सीधा गढ़ा तक जाता है, उस पूरे पहाड़ी क्षेत्र को जो रोड से सटा हुआ है, उस क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। यहाँ तक कि पहाड़ों पर बने हुए मकान, जो कच्चे मकान थे, जो अधूरे मकान थे, जो अवैध रूप से तरीके से रह के बसाहट थी, उनको हटाया गया था और प्रशासित जेसीबी से हटाया गया था, उनको अलग किया गया था, उनको विस्थापित करने की भी बात सामने आई थी। पर कहीं ना कहीं लोभ लालच की बात अगर आती है, क्योंकि नजदीकी क्षेत्र होता है, धार्मिक स्थल करीब बसने का मामला होता है, क्योंकि उनको भोजन और चंदा और दान आसानी से मिल जाए, इसलिए फिर वापस आकर वो बसाहट वही बस चुकी है। प्रशासन के किया हुआ पूरी कार्रवाई आज वापस 50% वही वापस बच गई है। कुछ हद तक तो उसमें सफलता मिली प्रशासन को, पर पूर्ण रूप से वहां से कामयाब ना हो सका, ना पूरी अवैध कॉलोनी को, अवैध बस्ती बसाहट को हटाया जा सका। अगर देखा जाए उस बस्ती की बसाहट से भी कहीं न कहीं आम लोगों को भी परेशानी होती है, आवक जावक में अपराध भी होते हैं। इस तरह के लोग शराब का जो सेवन करते हैं, तमाम लोग वहीं रहते हैं और दिन भर भिक्षुक के रूप में जीवन यापन करते हैं, और रात का अगर बात करें तो तमाम तरह की चीजें सामाजिक रूप से गलत कही जाती, वो तमाम चीज होती। पर हालांकि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई किया था, जैसी भी तमाम चीजों चोरी करने के बाद सड़क को, मकानों को हटवाया था, लोगों को स्थापित भी किया था, उसके बावजूद लोग वहां पे आके बिना किसी अनुमति के, बिना किसी तरह के सतह बना के अपना मकान और कच्चा डेरा, झुग्गी झोपड़ी फिर से वहां पे बसाहट रहने लगे। इनमें कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं की कमी है। राजनेताओं को इनको स्थापित कराया जाना चाहिए, उनको रोजगार को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल। लेकिन एक बात आपने अभी नहीं बताई कि यहाँ की जो यहाँ के मतदाता हैं वो ज्यादातर किसे लाइक करते हैं? हालांकि बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर है, तो जी अगर हम दलों की बात करें तो अभी तक जिस तरह के वहां की बात कर रहे हैं उस क्षेत्र में लगातार कि भारतीय जनता पार्टी से समर्पित वहां के लोग हैं, और चूंकि मामा शिवराज सिंह चौहान उनका भी वर्तमान में जो एक बड़ा ब्रांड है, लाडली लक्ष्मी योजना का तहत जो महिलाओं को, बहनों को पैसा दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़ा फैसला हो सकता है कि महिलाओं को आकर्षित कर रहा होगा, और महिलाओं को वोट बैंक में कन्वर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कई हद तक सफल भी होती नजर आ रही है। अभी कह सकते हैं, इसमें पूर्ण रूप से कह पाना अभी कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी होगी, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार बनने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा की सरकार से भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी नजर आ रही है, लोग बदलाव चाहते हैं। पर अगर वही हम बात करें, लाडली बहना का जो 1000 रुपए का जो तुरुप पे पत्ता शिवराज सिंह चौहान ने चला है, कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा, और हो सकता है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में ये दोनों चीजें करके जा जी। अब गढ़ा क्षेत्र की ओर चलते हैं। गढ़ा क्षेत्र जो दूसरा नर्मदा नदी का किनारा है, नर्मदा नदी के किनारे जो बसाहट है, हम उसकी भी बात कर लें तो जैसा कि अभी हमने ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया है, और अब पीसीआर से निवेदन करेंगे कि ये दूसरा जो गढ़ा क्षेत्र का ये है, ये ग्राफिक्स अगर जो चलाएं तो और ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ अगर जो ग्वारी घाट, भटोली, तिलवारा घाट जैसे घाट यहाँ पर जो शामिल हैं, अगर यहाँ की बात करें, अगर गढ़ा क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको ज्यादा जानकारी होगी। जी कुछ बताएं कि यहाँ पर रोजगार के साधन क्या हैं? जैसा कि नाम है गढ़ा, यहाँ पे फिसलहारी की मढ़िया है, और धार्मिक स्थल रूप में ग्वारी घाट में
नर्मदा नर्मदा नदी का एक बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है और एक धार्मिक रूप से मान्यता भी है नर्मदा के लिए। एक बड़ा विशाल जनसमूह हमेशा प्रतिदिन वहां पे मिलेगा आपको। मंदिरें भी हैं और वहां पे घाट भी बना हुआ, तो प्रतिदिन आसपास के क्षेत्र, बल्कि आप पितु कह सकते हैं, अन्य प्रांतों के लोग भी नर्मदा स्नान को, नर्मदा दर्शन को जाते हैं। तो इस तरह का अगर हम कहें कारोबार की स्थिति, तो उस तरह का एक बहुत बड़ा केंद्र नर्मदा खुद अपने आप पे लोग रोजगार प्रदान कर रही है। जो वहाँ पे दुकानदार है, दुकानदार से जुड़े जो लोग आश्रित लोग हैं, उनको भी रोजगार वहाँ मिल रहा होता है। उसके अलावा बड़े वर्ग की अगर बात करें, इसके पीछे बड़ा वर्ग भी होता है, जिनके कहीं रेस्टोरेंट बने हुए हैं, कहीं होटलें बने हुए हैं, कहीं विश्रामालय बने हुए हैं, कहीं बड़े बड़े कॉफी हाउस बने हुए हैं। आज का जो मॉडर्न समय है वो कन्वर्ट हो चुका है। हर तरह के सुविधाओं को लेकर अगर बात करें हम, तो वहाँ पे हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जा चुकी है। गढ़ा से लेकर तिलवारा घाट हो गया या ग्वारी घाट हो गया, इन जगहों पे धार्मिक स्थल के हिसाब से जी। अब अगर जो जातियों की बात करें, ठीक है जाहिद, अगर जो जातियों की बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण, बर्मन, कुम्हार, कुशवाहा, यादव और पंजाब से आए लोगों की बड़ी बस्तियां बताई जा रही हैं। तो क्या ये जो बस्तियां हैं, ये जो मोहल्ले बने हुए हैं, इनकी आर्थिक स्थिति यहाँ पर क्या है? अगर हम बात करें इस पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में, तो देवेंद्र जी बताना चाहेंगे, जौलपुर के अंदर एक बड़ा फेमस दशहरा हुआ करता था, पंजाबी दशहरा। बहुत फेमस होता था, बहुत मानता है और दूर दूर से नाम भी है। पंजाबी दशहरा का से तात्पर्य हमारा कहने का यहाँ पे कि उस पंजाबी सिख समाज के लोगों द्वारा वो दशहरे का आयोजन होता था और पूरा संचालन सिख समुदाय के द्वारा किया जाता था। तो इससे अनुमान लगा सकते उनकी उपस्थिति, उनका वहां पे जो जनसंख्या है अपने आप एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें ब्राह्मण वर्ग भी वहाँ बहुत अच्छा है और संपन्न वर्ग, वहां पर नौकरी पेशे लोग भी हैं, कारोबारी लोग भी हैं और स्वतः के कारोबार वाले लोग भी हैं। और जाहिद कि पंजाबी जो लोग यहाँ पर आकर के बसे हुए हैं, पंजाब से जो लोग यहाँ पर आकर के बसे हुए हैं, ये भी जानकारी है कि इनका अपना बाजार है, अपने मार्केट हैं, यहाँ पंजाबी संस्कृति की झलक भी मिलती है और इनके अपने मोहल्ले भी अलग हैं। क्या स्थितियां हैं? और वास्तव में ये भी बताइएगा कि इनका झुकाव किस तरफ होता है, कांग्रेस या बीजेपी की तरफ चुनाव में? जिस तरह की अगर हम बात करें राजनीतिक दल की तरफ झुकाव की, तो हरेंद्र सिंह बब्बू, क्योंकि वो भी सिख समुदाय से आते हैं, वो विधायक रहे हैं, जो पिछली बार चुनाव में नहीं थे, हार गए। उसके अलावा अब वर्तमान में ये आलम है कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने एक तरह से लिस्ट से बाहर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं उनका रुख भी बदला हुआ है। हो सकता है इस चुनाव में एक हरेंद्र सिंह बब्बू जो पूर्व विधायक है, अपना नजरिया बदल के बागी के रूप में निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो सिख समुदाय जो पंजाबी समुदाय है, उसका एक बड़ा उनको जन समर्थन मिल सकता है, क्योंकि व्यवहारिक व्यक्ति है। अगर वही करें हम भानोट की बात, तो चंद कुमार जो तरुण भानोट जो है, वो भी सिख समुदाय से आते हैं। तो इस तरह से उनको भी इस तरह का उनका जन समर्थन मिलेगा, उनको भी लोगों का अपना विश्वास प्राप्त है, तभी वो विधायक। लेकिन एक चीज देखिए जरा कि अगर जो हरेंद्र सिंह बब्बू को टिकट दी होती अगर जो बीजेपी, तो यहाँ इनको जो सिख समुदाय है इनका पूरा समर्थन मिलता। लेकिन अब अगर जो बीजेपी अगर जो हरेंद्र सिंह बब्बू को टिकट नहीं दी है, यहाँ राकेश सिंह को टिकट दे दी है, तो यहाँ की जो स्थितियां हैं, अब क्या सिख समुदाय इनको वोट करेगा? भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, बीजेपी का जो वोट बैंक है, वो फिक्स है। वोट बैंक के हिसाब से अगर बात करें तो पार्टी की जो वोट बैंक है, पार्टी प्रत्याशी को जाएगा। अगर हम घुसपैठ की बात करेंगे, घुसपैट करने की बात करें, पूर्वी भारत के लोग भी उस क्षेत्र में रहते हैं, यानी पूर्वांचल के लोग भी उस क्षेत्र में रहते हैं, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं राकेश सिंह से रिलेटेड है। तो राकेश सिंह को उससे फायदा मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक के अलावा। अगर हम बात करें, कांग्रेस का वोट बैंक अपना फिक्स होता है। इन दोनों दलों के अपने अपने वोट बैंक होते हैं। अब इसमें देखना होगा ये देवेंद्र जी कि किस पार्टी का वोट बैंक कितना हाई जाता है, कौन किसके ऊपर बाजी मारता है। पर कहीं न कहीं वर्तमान में जो बदलाव की स्थिति दिख रही है, लोगों का शिवराज सिंह सरकार या भाजपा की सरकार से लोगों के अंदर बेचैनी है बदलाव की। अगर बात करें, अगर इस बयार को अगर बह कहें हम, बदलाव की लहर बहेगी, तो कहीं न कहीं राकेश सिंह हो सकता है। फिर कांग्रेस का प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुआ है, जो भी घोषित होगा स्वाभाविक है, राकेश सिंह जैसा कद्दावर नेता वहां प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो कांग्रेस भी
तरफ रखेगी, वहां भी उनके बराबर का तुलनात्मक दृष्टि से तो अच्छा कैंडिडेट देना चाहेगी। चलिए तो ठीक है, देखना होगा परिणाम किस तरफ जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है कि विकास की झलक जो मिलती है वो नया गांव में मिलती है। नया गांव की अगर जो बात करें तो नया गांव अगर जो गढ़ा क्षेत्र के बाद अगर जो हमारे तीसरे ग्राफिक्स विकास की झलक अगर जो दिखाया जाए तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जबलपुर की अच्छी अच्छी कॉलोनियां हैं और इस विधानसभा में जो नया गांव है यहाँ पर ज्यादातर रईस लोग रहते हैं, ताकतवर लोग रहते हैं, चौड़ी सड़कें हैं, गार्डन है और पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, चौकीदार है। विकास का चरम नया गांव में देखने को मिलता है पश्चिम विधानसभा में। इन सब का खर्चा जो है नया गांव समिति उठाती है, यानी एक बहुत व्यवस्थित व्यवस्था है यहाँ पर, यह देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो यहाँ रिच लोग रहते हैं, ताकतवर लोग रहते हैं, तो ये भी देखना होगा कि वो किसकी ओर झुकाव होगा इनका नया गांव। जबलपुर की अगर बात करें, जबलपुर अपना में बहुत विकसित शहर है, हर तरह के हर क्षेत्रों में कार्य किया है। नगर निगम की अगर बात करें, जबलपुर विकास प्राधिकरण की अगर बात करें, इन तमाम लोगों ने जबलपुर विकास में 4 चांद लगा दिए। जबलपुर की सड़कें, जबलपुर के गार्डन, तमाम जो चीजों पर बात कर रहे हैं, पानी पीने की बात कर रहे हैं या पानी की जो पहुंचने की बात करें, क्योंकि जबलपुर में ऑलरेडी नर्मदा है तो वहाँ पानी की कमी नहीं है। तमाम सुविधाएं वहाँ पे बहुत समुचित तरीके से की जा रही है। विकास भी चारों तरफ किया गया जबलपुर के अंदर। बस कमी है तो राजनीतिक दलों के अंदर रोजगार की, बेरोजगारी कम करने की और सुख सुविधाएं वहाँ जुटाने की। और सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे है कि लोगों के अंदर भुखमरी की, जो गरीबी को दूर करने की, लोगों को शासन योजनाओं से जोड़ने की। अब राजनीतिक दलों के द्वारा ये तमाम चीजें किए जाएंगे, आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे और एक दूसरे पे अपने ठीकरा भी फोड़ेंगे। चलिए अब ये अलग बात है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेंगे जो यहाँ पर मुकाबला है 2023 का, जो 2023 का मुकाबला है। तो अभी कांग्रेस ने तो अपने पत्ते खोले नहीं हैं, लेकिन जो है राकेश सिंह जो है बीजेपी से उम्मीदवार हैं, उनको बना दिया गया है। तो राकेश सिंह जी के बारे में, इनके राजनीतिक जो कद है, इनके बारे में कुछ दर्शकों को जानकारी चाहेंगे आपसे। जी बताना चाहेंगे, राकेश सिंह जी 4 बार के लगातार सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कई कमेटियों के सदस्य भी हैं केंद्र सरकार के अंदर। उनका एक बड़ा अपनी पकड़ है और केंद्र सरकार की जो समितियां होती है, समितियों के सदस्य भी हैं। और चूंकि राकेश सिंह पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात होती है। वर्तमान में एक सांसद को विधानसभा के चुनाव के लिए नॉमिनेट करना, प्रत्याशी बना देना, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लेके असमंजस की स्थिति में है। वो हर हाल में चाहती है कि हमारी सीटें जितनी भी हों, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके। हम हर हाल में सरकार बनाना चाहते हैं। इसका कारण भी यही है कि आप देखें, अगर दूसरी लिस्ट को अगर आप आकलन करें तो बड़े बड़े चेहरे, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े चेहरों को मैदान उतार दिया है। हर चेहरा हर सीट से जीतने के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। शायद उसी दौर में, उसी तारतम्य के तहत नरेंद्र मोदी का जबलपुर महाकौशल क्षेत्र का दौरा है और महाकौशल क्षेत्र में आज नरेंद्र मोदी का आना, वैसे बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बतौर आज इनका तीसरा चौथा दौरा है। बिल्कुल। तो चूंकि संख्यानाथ की अगर बात करें, यहाँ जो शुरुआत की जा रही है नरेंद्र मोदी द्वारा महाकौशल में, एक बड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए राकेश सिंह के समर्थन में रैली की जा रही है। जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बड़ी संख्या में वह जनता भी है, दर्शक भी है, तमाम विधायक भी है, पार्टी कार्यकर्ता भी है, विशुद्ध लेकिन एक चीज राकेश सिंह के पक्ष में नहीं जाती, वो हरेंद्र सिंह बब्बू की जहां तक हम लोग बात करते हैं, हरेंद्र सिंह बब्बू अगर जो ये निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो स्थितियां यहां पर विकट हो सकती हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा में तरु भनोट ने इनको हराया था, बीजेपी यहां से हारी थी यह सीट। तो क्या लगता है आपको कि हरेंद्र सिंह बब्बू अगर जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो दिक्कत में फंस सकती है, फिर यह सीट फंस सकती है बीजेपी की? देवेंद्र जी, अगर वोट बैंक की बात करें, हरेंद्र सिंह बब्बू को जो वोट मिले थे उस वोट की अगर रेशियो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हरेंद्र सिंह बब्बू अगर भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं
तो ये राकेश सिंह का गेम बिगाड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बिछाए हुए फांसे को पलट सकते हैं, क्योंकि बड़ा तबका उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनको वोट करेगा और इसका सीधा सीधा फायदा कमलनाथ सरकार बनाने में सहयोगी साबित होगा, कांग्रेस प्रत्याशी दिला सकती है। अब बात प्रधानमंत्री के आगमन की कर लेते हैं। अब कुछ ही घंटों में वो यहाँ पहुंचने वाले हैं, जबलपुर पहुंचेंगे और ये पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना आखिर किस बात का द्योतक है और कितनी मजबूत दिखाई देगी यहाँ पर बीजेपी, कितनी मजबूती पाएगा यह संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से, और कितने आकर्षित कर पाएंगे लोगों को प्रधानमंत्री। देखिए, सबसे बड़ी बात, देश का प्रधानमंत्री महाकौशल की धरती पर आ रहा है, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जनसभा संबोधित करने जा रहे हैं। कटनी, जबलपुर, सतना, बगल में डिंडोरी, उधर हम बालाघाट करें और इस तमाम जिलों के लोगों को एक संदेश देना चाहेंगे। और प्रधानमंत्री के द्वारा कई सौगातें भी देने की संभावना बताई गई है। तो स्वाभाविक है, एक प्रधानमंत्री अपने जब क्षेत्र से पहुंचता है और उस क्षेत्र के लिए विकास की बात करता है, सौगातों की घोषणा करेगा, तो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। और चूंकि ये तमाम चीजें इतनी जल्दबाजी में की जा रही है कि संभवतः कल या परसों के अंदर निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू होने जा रही है, तो घोषणा होना है, वो घोषणा न हो सकेगी, इसलिए इसको तमाम आनन फानन किया जा रहा है। और आज नरेंद्र मोदी के द्वारा जो घोषणा की जाएंगी, कहीं न कहीं एक चुनावी लाभ दिलाने की बात होगी, भारतीय जनता पार्टी को लाभ दिलाने के लिए घोषणा की जाएगी और जनता को अपने तरफ आकर्षित करने की बात की जाएगी। अगर ये सरकार है तो चूंकि डबल इंजन की सरकार कह सकते हैं, प्रधानमंत्री स्वतः यहाँ पहुंच के कई घोषणा करने वाले हैं, लोगों को यहाँ पे सौगात देने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी यहाँ से बनाए गए हैं राकेश सिंह के लिए एक ये लाभ देने की, लाभ दिलाने की बात कही जा सकती है। जी, तो ये स्थितियां हैं पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए जाहिद हुसैन सिद्दीकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि जबलपुर पश्चिम विधानसभा में आज, यानी कि संस्कार धानी में आज नमो का आगमन है और ये देखना होगा कि पश्चिम विधानसभा सीट, जो जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट थी, वो बीजेपी के पास नहीं है, कांग्रेस के पास है। और उसी विधानसभा में ये आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इनके आने का क्या असर होता है, क्या यह सीट बीजेपी के खाते में जाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के क्या कहने वाले हैं, कांग्रेस पर क्या कटाक्ष करने वाले हैं और क्या सौगात देने वाले हैं मध्य प्रदेश को, ये भी देखने वाली बात होगी। तो चंद घंटे और इंतजार कीजिए, सारी बातें सामने आ जाएंगी। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।